नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज हम लोग 2 महीने का करंट अफेयर्स यानी अप्रैल और मई 2024 का करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने जा रहे हैं। उसकी वजह भी है क्योंकि इधर चुनाव का माहौल था तो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स यूपी के संदर्भ में अवेलेबल नहीं था, तो इसीलिए जो है दोनों महीने का एक साथ कलेक्ट करके जो है ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग यूपी के करंट अफेयर्स से जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको पढ़ेंगे और उनके बारे में पूरी संपूर्णता से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आपकी परीक्षा के लिए इसमें से क्या उपयोगी है, क्योंकि खबरें तो बहुत सारी होती हैं समाचार में। आप देखेंगे तो एक दिन में भी जो है अगर आप देखेंगे तो 10 से 15 जो है खबरें यूपी से संबंधित जो चर्चा में रहती हैं, लेकिन हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण है ये सबसे ज़रूरी है एज ए स्टूडेंट जब हम इस चीज़ को देखते हैं। और बाकी हमको चीज़ों को संपूर्णता से इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि हमारा जो है जो एक जनरल नॉलेज है, जो हमारा एक सामान्य ज्ञान है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, वो स्ट्रांग होना चाहिए। चाहे आपको पीसीएस ना भी देना हो तब भी आप अगर इस स्टेट की परीक्षाएं दे रहे हैं, इस स्टेट में रहते हैं, तो इसके बारे में क्या गतिविधियां चल रही हैं, क्या हलचल चल रही है, ये सभी चीज़ें आपको जो है निश्चित रूप से पता होनी चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग अप्रैल मई का करंट अफेयर देखेंगे। शुरुआत करने से पहले 2 मिनट में ब्रीफ में कोर्स के बारे में आपको बता दूं कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम आप जानते हैं 22 दिसंबर के लिए प्रस्तावित है। 22 दिसंबर को ये एग्ज़ाम होना है। अभी आपके पास जो है लगभग 6 महीने का समय शेष है। ऐसी स्थिति में अगर आप में कहीं से भी इस बात को लेके शंका है कि आप एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाए हैं, या अभी तक आप जो है सही स्रोत आपके पास उपलब्ध नहीं है, या आपने कुछ स्रोत ले लिए हैं लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं आपको एक जो है बिल्कुल सीधी सी सलाह दूंगा। एक रिकमेंडेशन है कि आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे जो है ये देख सकते हैं सफल अभ्यर्थी जो 50 से ज़्यादा अभी तक हम लोगों ने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी दिए हैं 2 परीक्षाओं के माध्यम से। तो हमारे साथ जुड़ के इन्होंने इसी तरह से फाउंडेशन बैच में तैयारी की थी और मैं आपको भी जो है सजेस्ट करता हूं, अगर आप स्वयं पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कहीं पर भी अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस में जो है कमी है या आप सही मटेरियल तक आपकी पहुंच नहीं हो पा रही, सही कंटेंट तक नहीं पहुंच हो पा रही है, तो हमारा कोर्स जो है बेसिकली एक वीडियो लेक्चर प्रोग्राम है। और वीडियो लेक्चर प्रोग्राम होने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा वो है ये है कि इसमें जो कंटेंट है उसकी वजह से आपकी किताबों पर निर्भरता कम हो जाती है। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ते हैं तो आपको किताबें बाहर से कुछ पढ़नी ही नहीं है। हम आपको पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड करते हैं, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, सभी सब्जेक्ट्स के आपको वीडियो लेक्चर्स देते हैं, पर्याप्त मतलब मात्रा में वो हैं। ऐसा भी आपको नहीं लगेगा कि कम है या ज़्यादा है, यानी ये पूरा एक जो है संतुलित बैलेंस्ड कोर्स है अपने आप में। और ये कोर्स ऐसा है कि अभी आपके पास जितना समय है उसमें आराम से आप इसको जो है कवर कर सकते हैं और कम से कम 2 बार रिवीजन भी कर सकते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो आपके सामने ये नंबर्स दिए हुए हैं, आप इन नंबर्स पे व्हाट्सएप कर दीजिए ROARO फाउंडेशन कोर्स लिख के। हमारे पास प्रीलिम्स, मेंस और प्रीलिम्स प्लस मेंस जो सबसे पॉपुलर हमारा जो है कोर्स है वो अवेलेबल है। आप किसी भी कैटेगरी में चाहे जुड़ सकते हैं। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है, ऐप के माध्यम से वीडियोस मिलते हैं, आप लैपटॉप पे भी जो है वीडियोस को देख सकते हैं और अनलिमिटेड बार वीडियोस को देख सकते हैं। कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग वाला जो है क्लास नहीं होता है। तो ये सब कुछ विशेषताएं हैं। अगर आप जुड़ना चाहें तो ये आपको नंबर दिख रहे हैं, इन नंबर्स पे आप संपर्क करके इस कोर्स के बारे में जानकारी कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के लेक्चर की। तो सबसे पहले हम जो है हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम एक था 2004 में ये पारित हुआ था, उसको जो है अभी हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के आदेश पर निरस्त कर दिया गया है। उसमें कुछ ऐसे प्रावधान पाए गए थे जो है बाकी अन्य जो है अधिनियमों जो शिक्षा संबंधी अधिनियम हैं उनसे मेल नहीं खाते थे और उसमें जो है कई सारी ऐसी विसंगतियां थी जो
कोर्ट ने जिनको ठीक नहीं पाया और इस कारण जो है उसको निरस्त कर दिया। ये जो अधिनियम बनाया गया था, इसका बेसिकली जो कार्य था वो उत्तर प्रदेश राज्य में जो मदरसे होते हैं, मदरसे क्या होते हैं, इस्लामिक शैक्षणिक संस्थान होते हैं, इनके कामकाज को विनियमित और नियंत्रित करना जो है इस पूरे अधिनियम का उद्देश्य था। लेकिन यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये अपनी फाइंडिंग्स में पाया पूरी सुनवाई के बाद कि ये जो है संविधान के बहुत सारे प्रावधानों के विपरीत है, यानी उसका उल्लंघन करता है। और जो धर्मनिरपेक्षता का मूल सिद्धांत है भारत के संविधान की, उसके अगेंस्ट इसमें कई सारी चीज़ें पाई गई, इसी कारण जो है इसको निरस्त कर दिया गया है। अब इस अधिनियम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम यानी यूजीसी एक्ट जो है 1956 का, उसकी धारा 22 के साथ विरोधाभासी भी माना गया, जिससे उच्च शिक्षा मानकों के साथ इसकी अनुकूलता पर भी सवाल खड़े हो गए थे। और ये जो फैसला दिया है वो न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ के द्वारा सुनाया गया है। तो इतना बहुत ज़्यादा डिटेलिंग आपको याद रखने की जरूरत नहीं, मेन आपको याद रखना कि कौन सा ये अधिनियम था। तो अधिनियम जो है आपको याद रखना है कि ये उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम है 2004, और किस कोर्ट ने इसको जो है असंवैधानिक डिक्लेयर किया है, तो आप बताएंगे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के द्वारा जो है, लखनऊ खंडपीठ के द्वारा इसको असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य राजधानी क्षेत्र यानी स्टेट कैपिटल रीजन, जिस तरह से दिल्ली के आसपास के इलाकों को जो है नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं मिलाकर, इसमें कई सारे स्टेट का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का और सबका कुछ कुछ जिले आते हैं, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में राज्य राजधानी क्षेत्र बनाया जा रहा है। राज्य का मतलब यहाँ पर जो राज्य की राजधानी है यानी लखनऊ, तो लखनऊ के आसपास के कुछ जिलों को, कौन कौन से जिले हैं ये ध्यान रखिए। अब ये फाइनल हो गया है, क्योंकि पहले क्या है, कई बार इसमें जो है कई बार कानपुर नगर को भी जोड़ दिया गया था, तो उस वजह से जो है कन्फ्यूजन था। लेकिन अब ये चूंकि जो है एक अध्यादेश के रूप में गठित हो चुका है, तो इसमें लखनऊ चूंकि राजधानी है, इसके करीबी जिला हो गया हरदोई, हरदोई के साथ इसमें जुड़ गया सीतापुर, सीतापुर के साथ उन्नाव, उन्नाव और रायबरेली और बाराबंकी। यानी अगर कुल जिले आपसे पूछ ली जाए कि SCR यानी स्टेट कैपिटल रीजन उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले शामिल हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आपको बताना होगा कि इसमें 6 जिले शामिल करके ये बनाया गया है। और इस अध्यादेश को नाम क्या दिया गया है, तो ये कैबिनेट ने पारित कर दिया है, राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024। तो इनिशियली इसमें अभी लखनऊ को मिलाकर यानी राजधानी को मिलाकर 6 ही जिले हैं। हो सकता है आने वाले समय में इसका एक्सपेंशन किया जाए, जिस तरह से दिल्ली में पहले NCR को बहुत सीमित जो है क्षेत्र में बनाया गया था, उसके बाद NCR का कई बार विस्तार हुआ और NCR लगातार बढ़ता जा रहा, तो ज़रूरत के हिसाब से जो है ये जो है बढ़ाया जाएगा। तो ये जो है फैसला ले लिया गया है। अब NCR की तर्ज पर जो है ये जो SCR गठित हुआ है, इसमें सभी शहरों को सुनियोजित विकास के साथ ही तमाम सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। यानी जो प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इस पे जो जनसंख्या का जो बढ़ता दबाव है उसको कम करने के लिए ये SCR विकसित किया जा रहा है, जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा NCR विकसित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। काशी विश्वनाथ धाम और UPSNA, पहली चीज़ तो आपको UPSNA का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो UPSNA को हम लोग हिंदी में जानते हैं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। UPSNA के साथ एक समझौता ज्ञापन किया गया है। ये समझौता ज्ञापन किस क्षेत्र में, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो ये क्षेत्र क्या हो गया जो है कि महाशिवरात्रि जैसे विभिन्न अवसरों के दौरान, यानी जैसे कोई भी फेस्टिवल जो है जब काशी विश्वनाथ धाम में वाराणसी में मनाया जाएगा, क्योंकि अब तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कहते हैं, बहुत बड़ा और जो है भव्य स्वरूप में बन गया है, तो उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के साथ जो है एक समझौता ज्ञापन जो है करने के लिए तैयार हो गया है। अब UPSNA के निदेशक के अनुसार अकादमी द्वारा काशी विश्वनाथ धाम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की एक व्यापक कार्य योजना शीघ्र ही बनाई जाएगी। अब ये तो बात हो गई कि समझौता हुआ, किसके किसके बीच हुआ और किस लिए हुआ।
अब बेसिकली यूपी जीके में आपका क्या पोर्शन आता है यहाँ से कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी जो है, पूछा भी जा चुका पहले, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो पहली इसकी स्थापना हुई थी 13 नवंबर 1963 को हुई थी। और ये संगीत नाटक अकादमी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य में संगीत, नृत्य और रंगमंच यानी थिएटर के प्रचार प्रसार तथा संरक्षण के लिए ये सरकारी संस्थान के रूप में उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। आतिथ्य यानी जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर होता है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार जो है बड़े निवेश की प्लानिंग कर रही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में 32,000 करोड़ रुपए, चूंकि ये बड़ी धनराशि है तो आपसे अगर वैसे ये क्वेश्चन पूछा जाना थोड़ा सा रेयर है, लेकिन पूछ ही लिया जाता है, तो आपसे जो है ये धनराशि पूछी जा सकती है। या ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में 32,000 करोड़ रुपए की धनराशि का निवेश करने का जो है उत्तर प्रदेश ने जो योजना बनाई है वो किस क्षेत्र में है, तो आपको बताना होगा वो आतिथ्य क्षेत्र में है। और वर्ष 2028 तक एक अनुमान जो जारी किया गया है कि वर्ष 2028 तक राज्य की जो वार्षिक पर्यटन संख्या है वो 850 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश वैसे भी अगर देखा जाए तो पर्यटन के क्षेत्र में लीडिंग स्टेट्स में से है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में एक सम्मेलन या एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसका नाम था होमियो शक्ति कार्यक्रम। तो होमियो से ही आप स्पष्ट रूप से आपको पता चल गया होगा कि ये होम्योपैथिक जो विधा है उसके बारे में ही कोई सम्मेलन था। तो ये कार्यक्रम जो है कब आयोजित हुआ? विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर। कहाँ पर आयोजित हुआ? अगर स्थान आपसे पूछ लिया जाए तो लखनऊ में आयोजित हुआ, लखनऊ के गोमती नगर में आयोजित हुआ। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो ब्रजेश पाठक जी हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर सैमुअल हैनीमैन, इनका नाम आप सभी लोग जानते हैं, इनको दुनिया में होम्योपैथी जो विधा है चिकित्सा की उसका जनक माना जाता है। तो सैमुअल हैनीमैन की 269वीं जयंती मनाई गई और उन्हें व्यापक रूप से होम्योपैथिक के जनक के रूप में विश्व भर में मान्यता भी प्राप्त है। ये जो दिवस मनाया गया होम्योपैथी दिवस 2024 कब मनाया जाता है ये भी याद रखिएगा, 10 अप्रैल को मनाया जाता है, यह मनाया गया। तो इसका जो है जो थीम है वो क्या थी? होम्यो परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार। तो ये थीम याद रखिएगा, कभी कभी थीम से भी जो क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो फैक्ट है वो जुड़ा है RTE से, यानी राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा के अधिकार के तहत वंचित बच्चों को शिक्षा हेतु धनराशि का वितरण किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अब ये इसमें क्या वितरण किया गया है? तो निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 3.25 लाख से अधिक वंचित बच्चों की शिक्षा खर्च के लिए 250 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जो है वितरित की गई है। RTE के तहत निजी स्कूलों में नामांकित और वंचित कम, क्योंकि आपको पता होगा कि इस एक्ट के अंतर्गत, RTE एक्ट के अंतर्गत जो है प्राइवेट स्कूलों में भी जो है वंचित वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। तो उसका खर्चा कौन उठाता है? उसका जो है जो व्यय भार होता है वो राज्य सरकार उठाती है। तो उसी लिए जो है ये धनराशि दी गई है। और शिक्षण शुल्क को कवर करने के अलावा सरकार पुस्तकों, नोटबुक और पोशाक जैसी शैक्षणिक सामग्री के लिए प्रति बच्चे को सालाना 5,000 रुपये भी प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का मक्का उत्पादन जो है, मेज जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो मक्का उत्पादन का लक्ष्य अभी हाल ही में जो है डिक्लेयर किया गया है। और ये डिक्लेयर किया गया है कि ये लक्ष्य हमको बढ़ाना है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2027-28, ये क्या है, फसली वर्ष है, तक मक्का का उत्पादन 3.2 मिलियन टन से अधिक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो कोई जब सरकार किसी पॉलिसी के तहत कोई लक्ष्य घोषित करती है तो वो लक्ष्य जो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप जो है बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ों को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आप 3.2 मिलियन टन ध्यान रख सकते हैं कि 27-28 वाला जो फसली वर्ष आएगा तब तक जो है ये लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में विभिन्न फसल मौसमें जैसे रबी, खरीफ और जायद है, इसमें राज्य का मक्का उत्पादन कितना है? 8,30,000 हेक्टेयर में 2.12 मिलियन टन होने का अनुमान है। तो ये जो 2.12 है इससे जो है बढ़ाकर 3.2 तक जो है लक्ष्य डिसाइड किया गया है। आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा अच्छी खबर आ रही है, आप सुन ही रहे होंगे कि भारत के बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे शहरों में पेयजल संकट व्याप्त है। अभी रिसेंट में अगर आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है तो वो बेंगलुरु जो है सिटी है। तो लेकिन उत्तर प्रदेश में अच्छी खबर ये आई है कि 32 जिलों में भूजल स्तर में सुधार हुआ है। तो भूजल विभाग ने जो है कुछ मानदंड बना रखे हैं, कुछ पैरामीटर्स बना रखे हैं कि जिले को किस कैटेगरी में डाला जाए वहाँ के भूजल स्तर के अनुसार। जैसे कि कोई जिला सुरक्षित स्तर में है, क्रिटिकल है, सेमी क्रिटिकल है, या अधिक पानी निकाले गए जोन में आता है कि नहीं आता है। तो नमामि गंगे और जलापूर्ति अनुभाग 3 की ओर से जारी एक सूचना के अनुसार प्रयागराज समेत प्रदेश के 32 जिलों में भूजल स्तर में बढ़ोतरी हुई है, जिससे इन जिलों में क्रिटिकल जोन्स की संख्या कम हो गई। ऐसा नहीं कि पूरा शहरी एक साथ क्रिटिकल जोन्स में आता है, उन शहरों में भी कई सारे जो है अलग अलग पैचेज होते हैं जिनको क्रिटिकल जोन में घोषित किया जाता है। अब ये जो है 32 जो ज़िले हैं उनका नाम दिया गया है, जिससे आपको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है अगर पूछ भी सकता है तो संख्या के बारे में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम जो है अभी एक रिसेंट नई उपलब्धि या नया टारगेट मिला है कि इलेक्ट्रिक बसों की संख्या जो है इनको मिली है। तो प्रदेश को कहाँ से मिलने जा रही है? 5000 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात इनको मिलने जा रही है। प्रथम चरण में ये बसें प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद क्षेत्र या उससे जुड़े जिलों में संचालित होंगी। और इसके अलावा क्या योजना है? जो नए बस टर्मिनल के साथ साथ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बनाएगी। अगर आप लोगों में से किसी ने लखनऊ में विजिट किया हो, खासकर जो है आलमबाग बस अड्डा जो यहाँ पर कहा जाता है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ तो पूरा जो है बस अड्डे के साथ में ही जैसे एयरपोर्ट के टर्मिनल होते हैं उस तरह से पूरा जो है एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है बना हुआ है। और भी जगह इस तरह की शुरुआत हो चुकी है। मतलब पहले क्या होता था कि रेलवे स्टेशन को जो है थोड़ा सा कॉमर्शलाइज किया गया था, अब बस अड्डों को भी कॉमर्शलाइज किया गया है और यात्री सुविधाएं जो है इसमें बढ़ाएगी। तो बहुत जल्दी ही जो है प्रदूषण मुक्त हरित परिवहन को आगे बढ़ाने के लिए 5000 इलेक्ट्रिक बसें रोडवेज के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का नागरिक उड्डयन क्षेत्र यानी सिविल एविएशन सेक्टर में निजी निवेश का लक्ष्य रखा गया है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है जहां पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जिसमें से जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी जल्दी ही जो है उद्घाटन हुआ है। भले ही अभी पूरी तरह से फंक्शनल नहीं है, लेकिन ये मान लिया गया है कि उसका उद्घाटन हो चुका है। तो जेवर कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? अयोध्या में है। थोड़ा सा इनके पूरे नाम को भी आपको पता होना चाहिए। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो कुशीनगर में उसके नाम में ही जुड़ा था। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है बाबतपुर वाराणसी में है। तो ये जो है 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो प्रेजेंटली हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है, जैसा कि हमने पीछे भी बात की थी। 2023 में पर्यटकों की जो आमद है उसमें 50% की वृद्धि दर्ज करते हुए 480 मिलियन तक जो है पर्यटन उत्तर प्रदेश का पहुंच गया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने जो योजना बनाई है निजी क्षेत्र में निवेश की, जो हमारी इस टॉपिक की हेडिंग है उससे संबंधित क्या फैक्ट है कि सिविल एविएशन क्षेत्र में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जिसको अगर रुपए में देखेंगे तो 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के निजी निवेश का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है। उत्तर प्रदेश में वित्त वर्ष 24 में यात्रियों की संख्या 20% की वृद्धि देखी गई, जो अवकाश और व्यावसायिक पर्यटन में विमानन विकास में तीव्र वृद्धि का संकेत है। और उत्तर प्रदेश शीघ्र ही 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है। कुकरैल नदी और उसके ऊपर अतिक्रमण आजकल मीडिया में भी बहुत छाया हुआ है। कुकरैल नदी लखनऊ में बहने वाली एक इंडिजीनियस नदी है जो लखनऊ से ही उत्पत्ति होती है और लखनऊ में ही वो जो है गोमती नदी में विलीन हो जाती है, यानी गोमती नदी की एक सहायक नदी है। लेकिन नदी शब्द उसके आगे लोगों ने लगाना छोड़ दिया था, लखनऊ वासियों ने भी छोड़ दिया था और उसको कुकरैल नाला कहा जाता था। और कुकरैल नाला कहना कोई गलत बात नहीं थी, क्योंकि उसकी दशा जो है नाले से भी बदतर है। जिन लोगों ने लखनऊ में उसको बहते देखा होगा
तो वो नाले की ही तरह बहती है, उसमें नदी वाला जो है कोई गुण नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फरमान पर और एनजीटी की पहल पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया। उसके ऊपर कई सारी अवैध कॉलोनियाँ बनी हुई थी जिसमें बहुत समय से लोग रह रहे थे, तो उनको जो है वहाँ से हटाया गया और पूरा जो है वो एरिया क्लीन किया गया है, उसको डिमोलिश करके। तो अब इसमें क्या योजना है? पहली चीज़ तो नाले से इसको नदी के रूप में पुनर्जीवित करने की योजना है, और जिस तरह से साबरमती रिवर फ्रंट बना है उस तरह से इसको रिवर फ्रंट भी इसका बनाना है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जो है, अगर आपसे उत्पत्ति वगैरह के बारे में पूछ ली जाए तो मोटे तौर पे आपको याद रखना कि लखनऊ से ही जो है निकलती है। लखनऊ में भी इसके बारे में अलग अलग थोड़ी सी जो है भ्रांतियाँ हैं। कुछ लोग जो है उद्गम स्थल जो है इसका कहीं बताते हैं, कुछ लोग कहीं बताते हैं। तो इसकी उत्पत्ति के बारे में जो है 2 जगह जो डॉक्यूमेंटेशन है जो लिखा हुआ है। एक तो ये जो तय है कि बक्सी का तालाब एक यहाँ पर ब्लॉक है, वहाँ उसमें होता है। एक गांव वहाँ पर है निवाजपुर दसौली गांव के पास लिखा हुआ है। तो वहाँ से होते हुए नदी फ्लो करती है और लखनऊ में पेपर मिल कॉलोनी पड़ती है, वहाँ पर जाके गोमती नदी में जो है ये मर्ज हो जाती है, वहाँ पर इसका मिलन हो जाता है। इस तरह से देखें तो इसका जो कुल सफ़र है लखनऊ में वो 28 किलोमीटर का है, उत्पत्ति से लेके और जो है संगम तक का। 1904 में जो है एक सरकारी जो गजेटियर प्रकाशित हुआ था अंग्रेजों के समय में, उसके अनुसार कुकरैल महोना में अस्ती गांव के उत्तर से जो है ये नदी निकलती है, और ये थोड़ा ज़्यादा ऑथेंटिक लगती है क्योंकि इस तरह का जो है जिक्र वहाँ पर मिलता है, और ये शहर के ठीक नीचे बिबियापुर के पास किनारे पर गोमती में मिल जाती है। तो कुल मिलाकर आपको इतना पता होना चाहिए कि लगभग 28 किलोमीटर ये नदी बहती है, लखनऊ में ही उत्पत्ति होती है, लखनऊ में ही ये गोमती नदी में मिल जाती है, यानी गोमती नदी की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसमिशन लाइन विस्तार में उत्तर प्रदेश शीर्ष है। तो उत्तर प्रदेश ने एक और उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार वित्त वर्ष 24 में राज्य ट्रांसमिशन उपयोक्ताओं द्वारा ट्रांसमिशन लाइन्स के एक्सटेंशन में यानी विस्तार के मामले में उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। अब यूपीपीसीएल ने राज्य क्षेत्र की कुल वृद्धि 20% से थोड़ा अधिक योगदान जो है इसमें दिया है, और इस बढ़ोतरी में 13% हिस्सेदारी के साथ गुजरात क्या है, सेकंड पोजीशन पे है, और गुजरात के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बिहार आते हैं। तो इतना लंबा क्रम आपको जरूरत नहीं याद रखने की, पहला आपको उत्तर प्रदेश याद है, इतना ही पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं। नोएडा जो अभी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ से परी चौक जो ग्रेटर नोएडा का है वहाँ तक यमुना एक्सप्रेसवे के समानांतर लाइट रेल ट्रांजिट जो है दौड़ेगी। तो ये मेट्रो रेल की ही तरह है, लेकिन इसको जो है इसका नाम दिया गया है लाइट रेल ट्रांजिट, जिससे क्या हो जाएगा कि जिनको भी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना आना है उनके लिए आसानी हो जाएगी। तो और इसमें कुछ खास बात नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो लाइट रेल ट्रांजिट है ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी, ये आपको जो है पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आईबीएम का जो है फुल फॉर्म आप लोग जानते ही हैं, बहुत रटा होगा। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कारपोरेशन के साथ जो है एक समझौता हुआ है। तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो है जो AKTU है, अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय का जो है शॉर्ट फॉर्म AKTU होता है। 500 से अधिक संबद्ध कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग प्रशिक्षण में निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए IBM के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो प्रश्न आपसे जो पूछा जा सकता है कि पहली चीज तो समझौता किसके किसके बीच हुआ, IBM और AKTU के बीच में हुआ। समझौते का जो है मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य ये है कि AKTU से संबद्ध जो 500 से अधिक कॉलेजेस हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई और क्लाउड कंप्यूटिंग प्रशिक्षण जो है निःशुल्क उपलब्ध कराएगा IBM। और इंटेल और इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन के द्वारा हाल ही में जारी एक संयुक्त अध्ययन के अनुसार भारत में AI व्यय वर्ष 2023 से 31.5% बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि आप देख भी रहे हैं कि हर क्षेत्र में आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सबसे ज़्यादा जो है जोर दिया जा रहा है। अब जितने भी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उन पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, और इसी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सीड क्लाउडिंग या
क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आने वाले समय के सबसे बड़े टूल्स के रूप में उभर कर आए हैं। उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। केवल ये आपको याद रखना है कि किस क्रम का है, चौथा है, क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें है, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्या है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक योजना भी चल रही है, अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, एक जिला एक इनक्यूबेटर, यानी हर जिले में एक जो है इनक्यूबेटर होना चाहिए। 75 जिलों में प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में एक इनक्यूबेटर स्थापित करने की योजना बन रही है और इसमें से राज्य में अभी 60 से अधिक इनक्यूबेटर संचालित हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और उपलब्धि हासिल की है और ये उपलब्धि जो है निरंतर हो ही रही है। जो उत्तर प्रदेश की SGDP है यानी स्टेट GDP है, उसमें अभी जो है एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। तो सबसे पहले लक्ष्य देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया था और इसकी पूर्ति के लिए 7 वर्षों में प्रदेश की GDP अब 2 गुने तक हो गई है। 7 वर्षों में, यानी जो 7 वर्ष पहले GDP थी स्टेट की, वो अब दुगनी हो चुकी है। 2021-22 में प्रदेश की कुल GDP 16.45 लाख करोड़ थी, जो 2023-24 में 25.48 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। और राष्ट्रीय आय में उत्तर प्रदेश 9.2% का योगदान कर रहा है। अभी इसके लिए एक रिपोर्ट भी आई थी बाकायदा, जिसको हमने पढ़ाया भी था। तो राष्ट्रीय आय में जो उत्तर प्रदेश का योगदान है वो 9.2% है। उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में विकास के ग्रेट इंजन के रूप में बढ़ रहा है। अभी आप सरकारी वेबसाइटों पे देखेंगे तो ये जो ग्रोथ रेट जो है वो 8% दिखाता है, लेकिन एक प्राइवेट अध्ययन आया था उसके द्वारा जो है 9.2% का दिखाया गया। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखते हैं, मरून बेरेट सेरिमोनियल परेड का आयोजन अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो मुख्य रूप से ये क्यों होता है, कहाँ होता है, 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये वायुसेना है, तो वायुसेना का जो विशेष बल है गरुण के कमांडो के प्रशिक्षण के सफल समापन को चिन्हित करने के लिए गरुण रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर GRTC, अभी आपसे पूछा जा सकता है कि ये उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित है, क्योंकि एक संस्थान है ये। तो ये उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है और वायुसेना स्टेशन चांदी नगर में ये परेड का आयोजन अभी हाल ही में किया गया था। फिर गरुड़ कमांडो फोर्स क्या है, ये भारतीय वायुसेना की एक विशेष इकाई है, बल इकाई है। इसका गठन फरवरी 2004 में किया गया था और इसकी जो वर्तमान संख्या है वो 1500 से अधिक कर्मियों की है। गरुड़ बलों को आपदाओं के दौरान, मुख्य रूप से जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसमें राहत एवं बचाव कार्य करने के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन की अभी हम लोगों ने पीछे भी बात की, तो पर्यटन के हब में विकसित हो रहा। तो बहुत सारे डेटा अभी आए हैं जिसमें से काम की चीज़ें हम जो है पढ़ते हैं। तो 2023 में अगर देखेंगे तो 7,91,75,897 धार्मिक पर्यटकों ने ब्रजभूमि का भ्रमण किया है, जो अब तक का सर्वाधिक है, इसलिए जो है ये चर्चा में है। इसमें वर्ष 2022 के मुकाबले भारतीय पर्यटकों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि पोस्ट कोरोना जो है, कोरोना के 2-3 साल तक जो है पर्यटन काफ़ी हद तक जो है ठहर सा गया था। उसके बाद जो उछाल देखा गया पर्यटन में, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। इसके अलावा भी हाल ही में विश्व आर्थिक मंच, आप जानते होंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको WEF कहते हैं, इसने अपनी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया है 2024 का। अब इसमें क्या खास बात है, 119 देशों के इस सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर है। तो भारत की पोजीशन आपसे पूछी जा सकती है करंट अफेयर्स में कि इस सूचकांक में भारत की पोजीशन क्या है, 39th है। 2019 में अगर कंपैरिजन करेंगे तो भारत जो है सूचकांक में काफ़ी पीछे था, 54वें नंबर पे था। और इस नए सूचकांक में प्राकृतिक मापदंड पे, अब इसमें कई सारे अलग अलग जो है पैरामीटर्स है, कई सारे अलग अलग कैटेगरीज हैं और उन कैटेगरीज में अलग अलग भारत की रैंक बताई गई है। तो इसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके जो है बहुत ज़्यादा उलझाऊ कंटेंट हो जाएगा, इसलिए आप 39वां क्रम याद रखिए, उतना जो है पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश ने अभी और एक उपलब्धि हासिल की है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अध्यादेश पारित होते हैं।
तो पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट राज्य कानूनी की वार्षिक समीक्षा 2023 में बताया है कि 20 अध्यादेशों के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पे है। उसके बाद आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का नंबर आता है। वर्ष 2023 में प्रत्येक राज्य ने औसत 18 विधेयक पारित किए थे और बजट के लिए जो विनियोग प्रस्ताव लाया जाता है, विनियोग विधेयक लाया जाता है, उसको इसमें नहीं गिना जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र 49 विधेयकों के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि दिल्ली और पुडुचेरी केवल 2-2 विधेयक पारित किए उसने। तो विधेयक अलग हैं और अध्यादेश अलग हैं। अध्यादेश के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पे। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा इस बार की जो बिजली की जो है डिमांड है वो सबसे ज़्यादा रही। वो क्यों रही? क्योंकि इस बार जो है जो गर्मी पड़ रही है वो सबसे ज़्यादा अब तक की गर्मी पड़ रही है। पहले क्या होता था कि आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले, मतलब मई जून का जो जेठ की दोपहरिया जिसे कहते थे, जब सबसे ज़्यादा गर्मी मानी जाती थी, तब अधिकतम 36-37 डिग्री तक तापमान जाता था। इस बार उत्तर प्रदेश में ही 49 डिग्री तक जो है प्रयागराज वगैरह में तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जो साफ साफ संकेत करता है कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी तेज़ी से बढ़ रही है और उसका कितना व्यापक असर अब हम जो है देख रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है प्रदूषण, तो अपने आप में एक वजह है ही है, लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि इस खासकर शहरों में जो पेड़ पौधों को बहुत ही अनियंत्रित तरीके से घर बनाने के लिए काटे जा रहे हैं और उसके बाद जो है उसकी पूर्ति नहीं की जा रही कहीं से भी। तो पेड़ पौधों की जितनी ज़्यादा कमी होती जाएगी उतना ज़्यादा जो है टेम्परेचर लगातार साल दर साल बढ़ने लगेगा और 47, 48, 49 डिग्री की कभी कल्पना भी नहीं की जाती थी। ये सब जो है राजस्थान वगैरह में जो है हम लोग पढ़ते थे सामान्य ज्ञान में कि वहाँ पर जैसलमेर में इतना टेम्परेचर रहा या अफ्रीका में फलानी जगह रहा, लेकिन आज ये हाल है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो उत्तर भारत का एक राज्य है, वहाँ पर 49 डिग्री तक जो है दर्ज की जा रही है। तो उसी वजह से उत्तर प्रदेश में बिजली की डिमांड और सप्लाई जो है वो सबसे ज़्यादा जो है रजिस्टर की गई है। अब इसके आंकड़ों पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि आंकड़ों पे अगर जाएंगे तो बहुत जो है ज़रूरी नहीं, ये ऐसा आंकड़ा नहीं कि आपसे एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाए, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा मांग कहाँ रही? यूपी में रही, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में रही और तीसरे नंबर पे गुजरात में रही। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 में पारित हुआ था, अब 2024 चल रहा है। तो क्या इसमें हुआ? इसमें इसके 10 साल पूरे हो गए हैं। तो 10 साल पूरे होने पर इसके बारे में जो है एक अध्ययन किया गया है और उसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी संख्या सर्वाधिक है। भारत में अगर कहेंगे तो 49.48 लाख स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान की गई है। ये तो वो हैं जो किसी न किसी सरकारी सिस्टम में, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, उनमें ये रजिस्टर्ड है, पंजीकृत हैं। लेकिन इसके अलावा आप जानते हैं बहुत सारे, इसकी दुगनी तिगुनी संख्या जो है भारत में होगी। और अगर ऐसे मामलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है वेंडर्स चिन्हित किए गए हैं, 8.49 लाख। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश का नंबर आता है। तो आपसे जो है ये पूछा जा सकता है कि ये अधिनियम कब लागू हुआ था? तो पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम 2014 में, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014, इसके 10 साल पूरे हो गए हैं। अब दिल्ली में कितना है, बाकी जगह पे कितना है, वो है बहुत ज़्यादा परीक्षा के आपके महत्व का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का द्वितीय संस्करण जो है सरकार आयोजित करने के लिए अभी से तैयारी कर रही है। तो कब आयोजित होना है, कहाँ आयोजित होना है, ये 2 चीज़ें आपसे जो है एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है कि पूछी जा सकती हैं। तो जो द्वितीय संस्करण है वो 25 से 29 सितंबर के बीच इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित होगा। और इसमें जो है ओवरसीज बायर्स को बड़ी संख्या में आमंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश में जो है बाहरी निवेश भारी मात्रा में आए और उत्तर प्रदेश के उत्पादों के लिए भी वैश्विक मार्केट बने, क्योंकि जो भी देश आते हैं उनको उत्तर प्रदेश के जो ओडीओपी उत्पाद हैं उनके लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है।
और 60 देशों के, मतलब जब 2023 में ये हुआ था तो 60 देशों के 500 ओवरसीज बायर्स आए थे। वहीं इस बार 80 देशों के 600 प्लस बायर्स को आमंत्रित करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट का नाम क्या है, शीर्षक क्या है, एमएसएमई से निर्यात को बढ़ावा। अब इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो हमको पढ़ना है, वैसे तो रिपोर्ट बहुत बड़ी होगी। तो एमएसएमई मंत्रालय की वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार एमएसएमई विनिर्माण के उच्चतम घनत्व यानी हाईएस्ट डेंसिटी वाले शीर्ष 5 राज्य हैं और उसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात है। अब एमएसएमई सेक्टर जो है वो भारत की या किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने का और सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 27% की हिस्सेदारी होने के बावजूद एमएसएमई सेक्टर जो है अभी तक कई सारी चुनौतियों से जूझ रहा था। तो अब इस पर जो है प्रॉपर फोकस सभी गवर्नमेंट्स के द्वारा किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में भव्य महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। उसके लिए पूरी प्लानिंग और व्यवस्था चल रही है। भारी भरकम बजट भी उसके लिए रिलीज कर दिया गया है। तो पहली चीज, ये आयोजन कब होगा? ये आयोजन होगा 2025 में। कब से होगा? मकर संक्रांति का जो अवसर होता है 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक इसका आयोजन होगा, यानी कुल 45 दिन तक ये आयोजन होने जा रहा है। इससे पहले आयोजन 2013 में हुआ था। इस बार का यह महाकुंभ पिछले सभी महाकुंभ मेलों से बड़ा होगा और ये मेला 4000 हेक्टेयर की जमीन पे लगेगा। यानी वहाँ पर जो कुंभ सिटी बसाई जाती है प्रयागराज में, उसका आकार इस बार गवर्नमेंट ने और बढ़ा दिया है। श्रद्धालुओं के लिए पांटून पुल, मिनी पुल आदि बनाने पर आने वाले खर्च के लिए 236.82 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं सरकार ने। महाकुंभ प्रयागराज के आयोजन पर खर्च के लिए 2500 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एक फैक्ट आप ये भी जानते होंगे कि ये जो महाकुंभ मेला होता है ये यूनेस्को की जो है विश्व धरोहर विरासत में जो है शामिल है। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को अभिभावकों को व्हाट्सएप पर बच्चों का रिजल्ट मिलेगा। प्राइवेट स्कूलों में तो ये सब चल ही रहा था। अब जो है जो प्रदेश में स्कूल हैं उसमें शिक्षा प्रणाली को और बेहतर इस क्रम में जो परिषदीय स्कूल हैं यानी जो है जो बेसिक वाले स्कूल हैं सरकारी वाले, उसमें परीक्षा परिणाम उनके अभिभावकों के व्हाट्सएप पर भी भेजने का निर्णय लिया गया है। लेकिन चुनौती ये है कि इतने गरीब बच्चे भी कुछ पढ़ते हैं कि उनके माँ बाप के पास अगर फ़ोन भी है तो बहुत सिंपल वाला है, तो व्हाट्सएप जरूरी नहीं कि सब चलाते हो, लेकिन ठीक है जो लोग चलाते हैं उनको तो ये सुविधा मिलेगी ही। अब जो है थोड़ा सा हम कुछ कैबिनेट के डिसीजंस पढ़ लेते हैं शॉर्ट में, क्योंकि सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। तो पहला है कि मंत्रिपरिषद ने आईआईटी कानपुर के अंतर्गत 500 शैय्या युक्त सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय के साथ स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। फिर इसके बाद ये है HRIT विश्वविद्यालय गाजियाबाद की स्थापना किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश जो है संशोधन अध्यादेश लाया है और उस जो है उसको स्वीकृति मिल गई है। तो आपसे बस ये पूछा जा सकता है कि ये HRIT विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर बन रहा है या कहाँ पर जो है बनेगा, तो ये गाजियाबाद में बनेगा। आगे देखते हैं। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय। अब गुरु जम्भेश्वर कौन है? तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट जो है एक बार आप गूगल करके पढ़ लीजिएगा, हो सकता है उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन जाए। तो ये कहाँ पर है? मुरादाबाद में है। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद ने लखीमपुर में जो है, पहले आपको शायद पता हो, एक प्राइवेट जो है एयर स्ट्रिप थी, तो अब वो सरकार के जो है द्वारा संचालित हो रही है। तो लखीमपुर खीरी हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए राजस्व ग्राम वहाँ के कुछ हैं उनसे 265.1977 हेक्टेयर की भूमि अधिग्रहित की है। कुल मिलाकर अब जो है लखीमपुर खीरी में भी एक प्रॉपर जो है एयरपोर्ट कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद ने जनहित में श्रद्धालुओं पर्यटकों की सुविधा के लिए जनपद मथुरा की तहसील सदर मथुरा स्थित ग्राम जतौंदा में प्रस्तावित कुल 6.85
90 हेक्टेयर की जमीन को जन सुविधाओं, पड़ाव एवं शिल्पग्राम की स्थापना हेतु ग्राम समाज की भूमि को पर्यटन विभाग के निर्वर्तन पर निःशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। तो मित्रों, इस तरह से आज के सेशन में हम लोगों ने 2 महीने का करंट अफेयर्स एक साथ कवर किया। जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था सब इसमें कवर हो जाता है। क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, कहाँ से बन सकते हैं, ये भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चले। तो बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को 2 बार और रिपीट करके देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो आपको जो है जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं वो कवर हो जाएंगे। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आज के लिए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। तो अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में ये चाहते हैं कि आपका स्कोर 60 में से 55 प्लस का रहे कम से कम, तो आप हमारी सामान्य हिंदी की ये बुक ले सकते हैं। ये बुक बेसिकली जितनी भी मानक पुस्तकें हिंदी की हैं और मानक शब्दकोश हैं उनके एक बृहद संकलन के आधार पर तैयार की गई है विश्लेषण के साथ में। इसीलिए 2016 से अब तक जितनी भी परीक्षाएं संपादित हुई हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, चाहे वो प्रीलिम्स परीक्षा हो चाहे मेंस की परीक्षा हो, तो उसके ऑब्जेक्टिव पेपर में इसमें हमेशा 55 प्लस क्वेश्चंस आए हैं, जो कि अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है जिसका लिंक आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है बुक स्टोर्स पर, आप चाहें तो इसको मंगा सकते हैं। अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी इस प्रकार से करना चाहते हैं कि आप इस बार ही इस परीक्षा को क्रैक करके अपना नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज कराना चाहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सभी हमारे संस्थान के अब तक 2-3 परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों का विवरण है, तो आप हमारे इस फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि एक बेसिकली वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम है। इसमें आपको हमारे डिकोड एग्जाम एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ में नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाता है। और ये कोर्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सभी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पूरी तरह से हर प्रकार से कवर हो जाते हैं। आपको किसी भी बाहरी स्रोत से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, क्योंकि सारा कंटेंट यहाँ पर सिस्टमैटिक ढंग से आपको प्रोवाइड किया जाता है और वीडियोस को कई बार प्ले करने की आपको सुविधा दी जाती है। इसी प्रकार टेस्ट भी आप जो है मल्टीपल टाइम्स जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ये 2 व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन पर RO फाउंडेशन कोर्स आप लिखकर भेज देंगे तो आपको व्हाट्सएप पे ही सारी जानकारी दे दी जाएगी।